हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में हम अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का पार्ट हम 1 बना चुके हैं और उसमें बता चुके हैं जो प्राकृतिक संसाधन क्या है और मृदा के बारे में बताए हैं। मृदा कितने प्रकार के, मृदा 6 प्रकार के था। उसमें जलोढ़ मिट्टी को और काला मिट्टी और जो है लाल एवं पीली मिट्टी। तो इसमें हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा चुके हैं और काला मिट्टी के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे लाल एवं पीली मिट्टी। तो इससे पहले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा हमारे प्ले लिस्ट पर जा कर के और उस वीडियो को क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे जो लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी क्या है। तो आप जानते हैं जो इस प्रकार के जो है मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। मतलब अगर हम लाल एवं पीली मिट्टी की बात करेंगे, लाल एवं पीली मिट्टी के, तो ये कहाँ पर होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। आप बोलिएगा सर प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? तो प्रायद्वीपीय मतलब जिसको अगर हम वैसी जगह जिस पर अगर 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए भारत को हम प्रायद्वीपीय कहते हैं क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी, तो पूर्वी और दक्षिणी क्या है? तो पूर्वी अगर हम दिशा की बात किया जाए तो इस प्रकार अगर हम कुछ मानचित्र लगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। इसको हम दक्षिणी कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है पूर्वी एवं दक्षिणी। तो पूरब ये हो गया और दक्षिणी ये हो गया। तो ये वाला एरिया जो है, ये जितने की एरिया है, तो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में हम रवेदार आग्नेय चट्टान का सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, मतलब इस सब जगह में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। तो आप बोलिएगा सर भारत के मानचित्र में पूर्वी और दक्षिणी एरिया देखना है तो सबसे पहले हम भारत का मानचित्र आन लेते हैं। आप देखिए पूर्वी और दक्षिणी एरिया क्या है। तो पूर्वी और दक्षिणी एरिया को हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप हमको देखना है कि ये पूरब हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिणी हो गया और ये पूरब पश्चिम, ये पश्चिम होता है, सॉरी, उत्तर और दक्षिणी। तो ये वाला एरिया जो है, ये सब वाले एरिया, इसी में क्या होता है, हम क्या समझेंगे? लाल एवं पीली मिट्टी को समझेंगे। इसमें लाल एवं पीली मिट्टी होते हैं। पूर्वी और दक्षिणी एरिया आप समझ चुके हैं जो कहाँ पर होगा भारत का मानचित्र में। तो ये सब जगह पर क्या होता है? लाल एवं पीली मिट्टी होते हैं। इस हिस्से में अगर हम बात करेंगे तो हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान के लेकर के और 100 डिग्री सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। कौन? लाल एवं पीली मिट्टी। इस मृदा में उसको लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें लौहांश की मात्रा अत्यधिक होते हैं। लौहांश मतलब लोहा होते हैं। लोहा के मात्रा अगर अत्यधिक होते हैं इसके लिए इसको रंग कैसा होते हैं? लाल होते हैं। और इसमें जलयोजन के कारण, जलयोजन के पश्चात यह मृदा पीली रंग हो जाते हैं। मतलब जलयोजन के कारण जब जल होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये पीली रंग हो जाते हैं। इस मृदा रूप से यह इसमें ग्रेनाइट होते हैं, नील जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन एवं रूपांतरिक से बनते हैं। ये आग्नेय चट्टान के उसको क्या होते हैं? रूपांतरिक से ये बनते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। इसका विकास भारत में कुल कृषि भूमि में अगर बात करेंगे, मतलब लाल एवं पीली मिट्टी को अगर कृषि भूमि से बात करेंगे तो इसमें 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि जो है पर किया जाता है। इस पर मतलब लाल एवं पीली मिट्टी पर 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि, इस पर क्या किया? खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। लाल एवं पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु में है। एक भारत में राज्य है तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक में, गोवा में, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय पठार के क्षेत्र में क्या होता है? लाल एवं पीली मिट्टी का
पाया जाता है, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी के होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जैव पदार्थों के कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा के अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर जैव पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिसमें जीव रहते हैं उसे जैव पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर जैव पदार्थ के कमी के कारण, जैव पदार्थ के इस मृदा में कमी रहते हैं, इस कारण जो है इस मृदा में जो काली मृदा और लाल जलोढ़ मृदा से अब जो है कम उपजाऊ होते हैं, उतना उत्पादन नहीं करते हैं फसल। उर्वरकों का उपयोग कर इसका उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अत्यधिक अगर उर्वरक अगर हम मान लो खाद देंगे, विभिन्न प्रकार के जैव जो उर्वरक उसको बढ़ाएंगे, इस प्रकार गांव देहात में आप लोग देखते हैं गुआ वगैरह देते रहते हैं खेत में, तो ये सब क्या है, अगर सड़ी गली चीज़ अगर हम देते हैं उर्वरक बढ़ाने के लिए, तब इसको उत्पादकता बढ़ेगा, इसको उत्पादन बढ़ेगा, इसको मंजे बढ़ेगा। और इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, अगर सिंचाई की व्यवस्था कर होते हैं तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? लाल एवं पीली मिट्टी में। तो आप समझ चुके हैं लाल और पीली मिट्टी क्या होते हैं। तो चलिए हम इससे आगे वाले पार्ट पर हम समझेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेराइट मृदा। तो चौथा प्रकार है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा। अन्यथा आप देख सकते हैं लाल एवं पीली मिट्टी को हम मानचित्र में आप लोगों को क्या करते हैं, दिखा। तो लाल एवं पीली मिट्टी को हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब वाले जितने भी एरिया है, ये क्या है, लाल एवं पीली मिट्टी है। भारत के अगर ये सब एरिया की बात करेंगे तो लाल और पीली मिट्टी है। आप देख सकते हैं ये सब जितने भी एरिया है ये लाल और पीली मिट्टी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला प्रकार है जिसे हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। तो लेटेराइट मृदा क्या है? तो लेटेराइट शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से लेटर शब्द से हुआ है। इसको लेटेराइट अगर हम मिट्टी की बात करेंगे तो ये 2 ग्रीक शब्द से बना है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। क्या होते हैं? ईट होते हैं। और इसका प्रयोग मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। इस लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होते हैं, अत्यधिक बारिश वाले एरिया में होते हैं। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। यहाँ पर अगर भारत में मृदा का विकास करेंगे तो इसको विस्तार की अगर बात करेंगे 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर है, भी अधिक भूभाग पर पर है। और ऋतु वर्ष भारी वर्षा से ऊंचे सपाट और अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन का परिणाम है, और जिसमें ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होते हैं इसमें, और अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ का अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसमें इतना क्या होता है, ह्यूमरस के कारण अत्यधिक यहाँ पर तापमान होते हैं लेटेराइट मिट्टी में, इस कारण यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अपक्षय के कारण लेटेराइट मृदा कठोर हो जाते हैं। अपक्षय मतलब अगर अपक्षय होता है, अगर अपर्दन होता है तो क्या होता है, ये कठोर हो जाते हैं। और जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे इसमें, तो अगर पॉइंट व्यू से बात करेंगे तो इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होते हैं। मतलब एल्युमिनियम और ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होते हैं, लाल होते हैं लेटेराइट मृदा को। इस प्रकार के मिट्टियाँ में रासायनिक के बाद खाद एवं अन्य उर्वरकों का उपयोग कर उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आसाम की पहाड़ीय लेटेराइट मृदा का विस्तार है।
मतलब भारत में कौन कौन राज्य में अगर बोलेगा लेटेराइट मृदा रहता है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर जो है उड़ीसा के और असम से पहाड़ी क्षेत्र में लेटेराइट मृदा है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्य में मृदा संरक्षण तकनीकी के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसको मृदा संरक्षण के लिए चाय एवं कहवा उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केरल में मृदा का काजू का खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इसको क्या किया जाता है? इसमें काजू का खेती की जाती है और केरल में। तो आगे की ओर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लेटेराइट मृदा किस प्रकार के है। अब इस प्रकार के देखने के लगता है लेटेराइट मृदा। हम अब बात करेंगे चौथा पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा। कौन मृदा? मरुस्थलीय मृदा। तो आप मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते होंगे, अन्यथा आप इस प्रकार देख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा जो क्या है। इस प्रकार के मिट्टी लंबाई एवं शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमरस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और इस मृदा में उसको स्तंभों का विकास काफ़ी कम पाई जाती है। उसमें स्तंभों का विकास काफ़ी कम पाए जाते हैं। रासायनिक अपक्षय अत्यधिक सीमित होते हैं और इस मृदा का रंग लाल और हल्का भूरा होते हैं। इस प्रकार का मृदा का अगर बात करेंगे, इस प्रकार के मृदा, तो इस प्रकार के मृदा में हम राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कच्छ के कुछ भाग में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कच्छ एवं पश्चिमी हरियाणा में, दक्षिणी पश्चिमी में पाई जाती है। इसमें वनस्पति एवं उर्वरकों खनिज के अभाव पाए जाते हैं और मिट्टी सिंचाई का व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं उत्पादन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे जिसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। कौन मृदा? पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा को हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो पर्वतीय मृदा इस प्रकार के मृदाओं प्रायद्वीपीय के पठार क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय के पठार क्षेत्र में मिलता है पर्वतीय मृदा। यहाँ पर्वत वर्षा वन पाए जाते हैं और यह मृदा जटिल एवं विविधता वाले होते हैं और यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों पाए और अपरिपक्व मृदा के रूप में पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में प्राय यह भू आकृतिक हो गया और वनस्पति हो गया और जलवायविक हो गया और दशाओं के पर्याप्त जटिलताएं एवं विविधताओं के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में मिलते हैं और उसमें हिमच्छादित क्षेत्र में इस मृदा का अपर्दन होते हैं। अपर्दन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो जहाँ पर हिमच्छादित होते हैं वहाँ पर इस मृदा क्या होते हैं? अपर्दन होते हैं और ये अम्लीय एवं ह्यूमरस रहित होते हैं। इस नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी में उसमें सोपन, जैसे हम बात करेंगे सोपने, तो सोपने हो गया, सोपनों और जो है विभिन्न प्रकार के जैविक घटनाएं, सोपनों जलोढ़ पंखे जैसे मृग उपजाऊ होते हैं और यह ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी के चावल एवं आलू लगाकर सभी से उत्पादन किया जाता है। उपयुक्त सभी मृदा के वितरण मानचित्र में इस प्रकार देख सकते हैं आप। मानचित्र इस प्रकार हम अभी दिखा देते हैं इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं मानचित्र में किस प्रकार के ये मृदा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार से मृदा दिया गया है। ये आप मृदा को आप देख सकते हैं किस प्रकार है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं भू उपयोग का बदलाव स्वरूप, मतलब भू उपयोग का बदलते स्वरूप। तो अब भू उपयोग के बदलते स्वरूप में हम समझेंगे कि भू उपयोग के बदलते स्वरूप में क्या होते हैं। तो आप जानते हैं भू उपयोग के बदलते स्वरूप में भूमि उपयोग मानव विविध उपदेशों की ध्यान में रखकर और भूमि संसाधन का उपयोग करते हैं। मानव जब भू उपयोग करते हैं तो मानव विभिन्न उपदेश को ध्यान में रखकर, विभिन्न प्रकार के समय को ध्यान में रखकर और भूमि संसाधन को उपयोग में रखते हैं। ये उपयोग निम्नलिखित जो है वर्ग में रखा गया है। इस उपयोग को निम्नलिखित वर्ग में रखते हैं। सबसे पहले वन का विस्तार। भूमि पर हम अधिकांश क्या होते हैं? वन का विस्तार। कृषि योग्य बंजर भूमि
जो कृषि योग्य होते हैं कुछ भूमि या कुछ बंजर भूमि। बंजर भूमि का आप देखते हैं जिस पर खेती नहीं किया जाता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। और गैर कृषि कार्य में संलग्न विधि भूमि जैसे इमारत हो गया, सड़क, उद्योग इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, जो यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पाते हैं। जैसे इमारत हो गया, सड़क हो गया और उद्योग हो गया, ये सब पर क्या है, यहाँ पर खेती होते हैं नहीं। उसके बाद अस्थाई चारागाह हो गया, गोचर हो गया, जो अस्थाई चारागाह हुआ, जो मवेशी वगैरह को चराने उराने के लिए जगह होते हैं, जैसे गाय उई को चराने के लिए होते हैं, तो ये सब में भूमि रहते हैं। उसके बाद बाग बगीचा एवं उपवन में संलग्न होते हैं, जैसे अगर बाग बगीचा उपवन ये सब में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। और कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों में पर वर्षों से न हुआ हो। और वर्तमान प्रति भूमि हो गया, वर्तमान में प्रति होते हैं और वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहाँ पर 5 वर्ष से खेती न हुआ हो। उसके बाद शुद्ध बोई गई भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि। तो आगे की हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन के फलस्वरूप हम भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है। तो भारत में भू उपयोग का 2 प्रमुख जो है कारण निर्धारित है। यहाँ पर भू उपयोग जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, भौतिक कारण होते हैं और मानवीय कारण होते हैं। तो भौतिक कारण क्या है, तो भौतिक कारणों के अंतर्गत भू आकृतिक हो गया, जलवायु हो गया, मृदा सम्मिलित किया जाता है। और जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व हो गया, प्रायोगिक क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं। कौन चीज़ में, भौतिक कारण में। और हम बात करेंगे तो भारत में, अगर भौतिक की बात करेंगे भारत में विभिन्न प्रकार से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का मानव मात्र जो है 32 पूरे अगर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात किया जाए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और मात्र 93% भाग पर ही इसका भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब भूमि उपयोग का आंकड़ा अगर हम बात करेंगे पूरे इंडिया में तो कितना 93% है। और इसमें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और पाक जो है आकृत हो गया, चीन अधिकृत और भूमि और भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं जो है हो पाती है। मतलब पाकिस्तान के एरिया कुछ हो गया, कुछ हिंदू मतलब चीन के जो है एरिया हो गया, इस सब पर क्या होता है, यहाँ पर खेती नहीं होता है। यहाँ पर मतलब ये भारत के भूमि में नहीं गिना जाता है। जैसे पाक POK हो गया, ऑक्साई चीन हो गया, ये सब क्या है, चाइना वगैरह और चीन उन जो है इस पर कब्जा किया है। उसके बाद भारत में भूमि उपयोग की हम देखते हैं कि इस चित्र में वर्ष 1960 से 1961 में 2002 से 3 में भूमि उपयोग दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पाई चार्ट में भूमि उपयोग किस प्रकार होते हैं। भारत में पशुधन का मामला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देश शामिल किया गया है। मतलब भारत को अगर हम बात करेंगे तो बात किया जाए पशु के मामले में तो विश्व के सबसे अग्रणी देश किसको माना गया है, भारत को माना गया है। यहाँ पर अत्यधिक रूप से क्या है, पशु है। और किंतु अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यहाँ पर अस्थाई चारागाह की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत कम भूमि है और पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। जो पशुधन के लिए जो हम लोग चारागाह वगैरह होते हैं उसके लिए यहाँ पर भूमि नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इस कारण से पशुपालन पर क्या होते हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान में यह प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि का जो अनुपजाऊ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रति होते हैं लेकिन कुछ अनुपजाऊ होते हैं, वहाँ पर कृषि नहीं होते हैं। ऐसे भूमि को 2-3 वर्षों के अधिक से अधिक 2 बार बोए जाते हैं। और अगर ऐसे भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल कर दिया जाए तब यह वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल में 54% भूमि पर क्या होते हैं, कृषि योग्य होते हैं। कितना प्रतिशत, 54%। और 54% पर क्या होते हैं, कृषि योग्य होते हैं। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में सभी राज्य में पर्याप्त विविधता है।
पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि में 80% भाग पर खेती होता है। पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो कुल भूमि का कितना प्रतिशत, 80% वहाँ पर खेती की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% ही कम क्या किया जाता है, क्षेत्र में खेती की जाती है। जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार, इसमें क्या होते हैं 10% पर वहाँ पर खेती की जाती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तारित जो है वांछनीय है। अगर किसी भी देश को अगर हम क्या करना है, किसी भी देश को अगर पर्यावरण संतुलन रखना है तो सबसे पहले क्या 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन का विस्तार होना चाहिए। जिस प्रकार आप वन के अर्थ मतलब जो है उतना नहीं समझ पाता है। जैसे अगर मान लिया जाए उतना सरकार भी इस पर जोर नहीं देता है। अगर मान लिया जाए अगर सड़क बन रहा है, अगर यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर सड़क है और यहाँ पर अगर पेड़ चले आया तो सरकार बोलेगा जेसीबी से उड़ा दो, उसको उल्टा फेंक दो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पेड़ को हम लोग को रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पर्यावरण क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अगर पर्यावरण अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारे क्या होगा, हमारे जीना संभव नहीं है। आज हम लोग पेड़ के वजह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो इसमें क्या 33% भूभाग पर वन विस्तारित होना चाहिए, रहना चाहिए, तब हमारे क्या होगा, पर्यावरण संतुलन होगा और इसमें बैलेंस जो है बिगड़ नहीं सकता है। इस निर्धारण सीमाओं को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था और इसको करने के लिए सरकार क्या 1952 में इसको जो है बनाया गया था राष्ट्रीय नीति पर जो है। पर आज भी मात्र जो है 20% पर भूभाग पर वन का विस्तार किया गया है। कितना प्रतिशत पर, 20% पर, जो पर्यावरणीय जो है विनाश की ओर संकेत करते हैं, वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका का स्रोत है। वन क्या है, पर्यावरण के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी संतुलन करते हैं, लेकिन आजीविका जो हम लोग दिनचर्या हम अपना जीवन काटते हैं, आजीविका को भी साधन होते हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि योग पर जो है कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्याएं का सामना होते हैं और उसको बढ़ाने के लिए, अगर भूमि को इसमें बढ़ाने के लिए बढ़ावा में मदद करते हैं। और इसमें पथरीली चट्टानों, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि और तो इस भूमि पर जो सांस्कृतिक का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण प्रबंधन के मामले को अवहेलना कर रहा है। और मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क हो गया, विकास, उद्योग धंधे स्थापित, उत्सर्जन पदार्थ और उसको निपटाना, भू संसाधनों को निम्नीकरण के उसको क्या अप्रतिशील सहयोग करते हैं। इस प्रकार कारणों से समाज में पर्यावरणीय दोनों पर आपद का कारण जो है छाया हुआ है। भूक्षरण एवं जो है भू संरक्षण। तो भूक्षरण एवं भू संरक्षण क्या है, तो भूक्षरण के अगर हम तात्पर्य से बात करेंगे तो भूक्षरण क्या है, तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहते हैं। अगर मिट्टी को अगर हम बात करेंगे, मिट्टी को एक स्थान से अगर अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित करना, मतलब उठा कर ले जाना, मिट्टी को भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण मतलब अगर मान लिया जाए मिट्टी को उठा करके लेकर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण में यह विविधता प्राकृतिक जैसे गतिशील जल हो गया, पवन हो गया, हिमच्छादित हो गया। जल के माध्यम से अगर मान लिया जाए अगर पानी को रेत चलता है तो वहाँ पर भूक्षरण नहीं होगा, एकदम होगा। पवन के अगर हम बात करेंगे तो उससे भी क्या होगा, भूक्षरण होगा। अगर हवा बह रही है तो उसमें नहीं होगा। हिमानी में हो गया, समुद्रीय लहरें द्वारा एक प्रकार के मृदा चोटी होते हैं और गुरुत्व बल के कारण हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उसके कारण प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर क्या होते हैं, नीचे की ओर स्खलन होते रहते हैं।
और इसमें क्या होता है, पहाड़ी ढलान में हम क्या करते हैं, मृदा स्खलन होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कहते हैं। गुरुत्व बल क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय समस्याओं से जलवायु परिवर्तन हो गया, भूतापन जैसे भयानक परिस्थिति पैदा हुआ है, और जिसकी वजह से अनावृष्ट अनावृष्ट एवं जो अवृष्ट पैदा हो गया है। अनावृष्टि के मृदा नमी एवं जो है उसको सांतरिक संगठन पर लोग जाता है, और ये धीरे धीरे मृदा शुष्क जो है होकर जो है मृदा की ओर क्या होते हैं, मृदा के जो है अपरदनकार, उसको क्या होते हैं, अपरदनकार के रूप में इसमें अपरदनकारी दूतों पर जो है भूक्षरित कर लिया जाता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा के कटाव होते हैं। अगर अत्यधिक बारिश होगा उसके कारण भी क्या होगा, मृदा के कटाव होगा। उसको अनालिका के माध्यम से मिट्टी अड्डे पर पानी के जमाव दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर नुकसान पहुंचा है। यह निम्नीकरण हो गए हैं, और इन निम्नीकृत का भूमि का 28% क्षेत्र पर वन का अंतर्गत और 56% क्षेत्र पर जल अंतर्गत इसमें क्या किया गया है, अलग किया गया है। और भूमि के हम बात करेंगे, शेष भूमि को अगर जो बच गया है, शेष भूमि में शेष क्षेत्र में तो लवणीय एवं क्षारीयता होते हैं, और मानव क्रियाकलाप में निम्नीकरण हो जाते हैं, जैसे वनोन्मूलन हो गया। उसके बाद अति पशुचालन, खनन, रसायन अत्यधिक जो उपयोगी जैसे मानवीय अनुक्रियाओं भू निम्नीकरण के महत्वपूर्ण निभाते हैं। अगर भू निम्नीकरण के बात किया जाए तो जिस प्रकार से उर्वरक खत्म हो जाना, देखते हैं ना आप लोग, हम भूमि पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवणीयता बढ़ जाते हैं, क्षारीयता बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप जो है वनोन्मूलन एवं जो अति पशुपालन, खनन आदि ये सब की क्रियाएं क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमि को निभाते हैं। ये सब निम्नीकरण के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ जाते हैं। खनन के उपरांत उस स्थान को जो है खाइयों एवं मलबों के साथ जो है खुला छोड़ दिया जाता है। इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का जो है उड़ीसा हो गया, और वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में पशुचालन में भूमि का स्तर जो है उसको कुप्रभावित हो गया है, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और में सिंचाई के भूमि को अगर हम बात करेंगे, निम्नीकरण जो है हो गया है। इसमें अत्यधिक क्या होगा, निम्नीकरण हो गया है, और इसमें अति सिंचित जो है जलक्रांतत की समस्या पैदा हो गया है। देखते हैं विभिन्न प्रकार के जलाक्रांतत के समस्या पैदा हुआ, और जिसमें मृदा का लवणीय और जो क्षारीय गुण बढ़ गए हैं, और भूमि का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। खनिज आधारित जो है उद्योग जैसे सीमेंट हो गया, उसके बाद मृदावर्तन हो गया, भूमि निर्माण हो गया, जो है मृदा निर्माण हो गया, मूर्ति निर्माण हो गया। ये सब चूना पत्थर, खगड़िया एवं जो है उसके लिए सेल, घड़ी के उसको जो है पीपल से वायुमंडल में धूल विसर्जित हो गया है, और धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं। मृदा के जल अवशोषित क्षति समूह जो है कुप्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अपशिष्ट पदार्थ भूमि पर जल के दोनों प्रदूषण के कारण है। अगर हम बात करेंगे तो यह एक अकाट्य सत्य है या अखंड सत्य है कि मानव ने 95% पर ही अधिक आवश्यकता भूमि पर जो होता है, मतलब 95% भूमि को क्या है, पूर्ति भूमि कहते हैं। और जीवन के उत्पत्ति का विकास के अनुकूल परिस्थिति को मृदा सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों में इसकी भूमि का उपयोग संदर्भ में किए गए हैं, और उसके संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी के उसको लाभान्वित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, और भावी पीढ़ी के लिए भी यह आरंभ स्तंभ बन गई है। भोजन, वस्त्र, आवास जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं को आपूर्ति के अतिरिक्त अतिरिक्त मानव ने जो अपने उसको लिप्सा बढ़ावा दिया है। लिप्सा
बढ़ाया है उसके भूमि का निम्नीकरण हो गए हैं, और साथ इसका बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिला है। मतलब प्राकृतिक ताकत जो होते हैं उसको क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। अतः हम कह सकते हैं अतः भूमि निम्नीकरण के आधुनिक मानवीय समस्याओं को विघटन और इसके जो है संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु जो है उसको पृष्ठीय अनुरक्षण रखा जाए और चुनौती स्वीकार किया जाना चाहिए। संरक्षण के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि संरक्षण विविध तरीके से हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में अनुप्रयोगी में लाया जा सकता है। फलस्वरूप जो है फसल चक्रण के द्वारा मृदा को पोषीय स्तर पर उसको क्या करते हैं, बरकरार रखा जाता है, और गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि लगाकर उसको क्या करते हैं, मृदा ह्रास से बचाया जा सकता है। अगर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा दिया जाए, विभिन्न प्रकार के अगर हम चीज़ें वहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, मृदा का अपरदन उतना नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आगे की बढ़ते हैं। तो इसमें अधिक यहाँ पर दिया गया है उत्पादन के दृष्टि से उत्पादन होते हैं कि इसके तिलहन दलहन जैसे फसल खेती और पूर्ण जो है उसको पूर्ण प्राप्त किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में उसको समोच्च जुताई द्वारा जो है उसको मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जुताई के अलावा उसमें मृदा अपरदन क्या करते हैं, रोका जाता है। मृदा के सतत गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन एवं जो है भूपृष्ठीय जल का संरक्षण होना चाहिए। भूमि जल के अनुपूर्ति उसको प्रबंधन आवश्यक है। भूमि को क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। आधुनिक समय में मतलब अभी के समय में जो सिद्धांत पद्धति के और उसको अपनाकर जो है मृदा पर जल दोनों संरक्षण किया जाना चाहिए, और पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में उसको पट्टी का कृषि उसको जो है श्रेष्ठतम और जो उसको फसलों बीच घास पट्टी एवं विकसित करने पर आधारित होना चाहिए। रसायनों उचित उपयोग मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों को सतत उपयोग मृदा के पोषण तत्व में कमी के लगाया जा सकता है। यह पोषण तत्व में जल, वायु, केचुआ, अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। उसके बाद जो है एंडीन जो है, एंडीन नाम का एक क्या है, एंडीन को आप अगर हम बात करेंगे तो एंडीन नामक एक जो है रसायन मेढक का प्रजनन पर रोक लगा देता है। अगर एंडीन नाम का क्या है, एक रासायन चीज़ है, अगर वो आते हैं तो मेढक को प्रजनन पर क्या होगा, रोक लगा सकता है। प्रजनन मतलब वो अपने समान संतति का जन्म देना, जनन जिस प्रकार कहते हैं, तो वो क्या होगा, रोक लगा देते हैं, और फलतः कीटों की संख्या में बढ़ जाती है, कीट की संख्या बढ़ जाते हैं। अतः रासायनिक जगह पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगह पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है, और रासायनिक उर्वरक के जगह जो है जैविक खाद उपयोग मृदा संरक्षण के सहायक होते हैं, मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। और संभव यह जैव कीटाणु का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या में सीमित होते हैं। वृक्षारोपण मृदा के होते हैं। अगर वृक्षारोपण किया जाए तो वृक्षारोपण से मृदा संरक्षण के सबसे बड़ी शर्त है। अगर वृक्षारोपण किया जाए तो मृदा संरक्षण होगा, मृदा आगे नहीं भागेगा, और जिससे मृदा संरक्षण के बाधा पहुंचने पर और उसके पत्तियों पर ह्यूमरस मृदा का गुणवत्ता में बढ़ाने में सहायक होते हैं। उपयुक्त प्रक्रम या उप प्रक्रम मृदा का संरक्षण में कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगले अध्याय में हम समझेंगे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीटेट तैयारी करते हैं, तो आपको ये वीडियो क्या होगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि एनसीईआरटी ही से जितने भी सिलेबस में क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले अध्याय में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।